12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो 24 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि स्तर पर, विशिष्ट स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि के साथ साथ समष्टि स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। ठीक है, आपका खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य या फिर अनंत। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है मेरे प्यारे बच्चों शून्य। गा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जब उत्पादन शून्य होता है तब कुल लागत होगी स्थिर लागत के बराबर, शून्य, परिवर्ती लागतों के बराबर, सीमांत लागत के बराबर। तो जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होती है स्थिर लागत के बराबर। ठीक है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म की सीमांत आगम होती है औसत आगम से अधिक, औसत आगम से कम, औसत आगम के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो औसत आगम से अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म की सीमांत आगम औसत आगम से अधिक होती है। का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के कारण संतुलित कीमत बढ़ जाती है, संतुलित कीमत घट जाती है, संतुलित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो बचत, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होने के कारण संतुलन कीमत घट जाती है। ठीक है, संतुलन कीमत घट जाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, क्या कह रहा है? बचत प्रवृत्ति का अर्थ है। बचत प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? यहाँ पर रहेगा बचत तथा आय का अनुपात, अधिक बचत करने की प्रवृत्ति, कम बचत करने की प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बचत तथा आय का अनुपात। ठीक है, बचत प्रवृत्ति का अर्थ होता है बचत तथा आय का अनुपात। तो का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है। वैट का, जीएसटी, बिक्री कर, मनोरंजन कर। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। फ्रिज, तौलिया, मेज। भोजन नहीं है। निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है, तो भोजन नहीं है। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। इसके बाद है क्या मेरे प्यारे बच्चों, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणांक का मूल्य, तो गुणक का मूल्य बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, इतना घटेगा जितना एमपीएस घटेगा। तो यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है तो गुणक का मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो बाजार की एक परिभाषा दीजिए। तो बाजार वह स्थान है जहाँ पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। यहाँ खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से व्यापार करते हैं। यह एक आर्थिक गतिविधि है जहाँ मूल्य निर्धारित होते हैं और आपूर्ति डिमांड के सिद्धांत के आधार पर लेन देन होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं? तो स्वायत्त निवेश वह निवेश होता है जिसमें निवेशक अपने व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित निवेश करता है, बिना किसी बाहरी सलाह या प्रभावित किए बिना
इसमें वह स्वयं अपनी जोखिम क्षमता, निवेश उद्देश्य और समय सीमा का निर्धारण करता है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से निवेश निर्णय ले सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मितव्ययिता का विरोधाभास का क्या अर्थ है। तो मितव्ययिता का विरोधाभास का अर्थ है जब कोई व्यक्ति या समाज बचत और खर्च में संतुलन बनाए रखने के बजाय अत्यधिक बचत या अत्यधिक खर्च करने की प्रवृत्ति दिखाता है। यह स्थिति आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकती है, जैसे कि अत्यधिक बचत से मांग में कमी और अत्यधिक खर्च से महंगाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, आयात व निर्यात क्या है। तो आयात वह प्रक्रिया है जिसमें एक देश विदेशी वस्तुएं या सेवाएं अपने देश में लाता है। निर्यात का मतलब है जब एक देश अपनी वस्तुएं या सेवाएं दूसरे देशों में भेजता है। आयात और निर्यात के माध्यम से देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध बनते हैं। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निजी वस्तु किसे कहते हैं। तो निजी वस्तु वह वस्तु है जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति या संस्था के पास होता है और जिसका उपयोग केवल स्वामी द्वारा किया जाता है। इन वस्तुओं को अन्य लोग बिना अनुमति के उपयोग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए घर, कार, कपड़े आदि ये व्यक्तिगत स्वामित्व के तहत आती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मांग को परिभाषित कीजिए। तो मांग वह मात्रा होती है जिससे उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा को एक निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए इच्छुक और सक्षम होते हैं। यह कीमत और मात्रा के बीच का संबंध है। मांग में बदलाव कीमत उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और आय पर निर्भर करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन फलन एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि विभिन्न उत्पादन संसाधनों जैसे श्रम पूंजी के संयोजन से किसी वस्तु या सेवा की अधिकतम मात्रा कैसे उत्पन्न होती है। यह उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक कारक के योगदान को मापता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पत्र मुद्रा के 2 दोष बताइए। तो पत्र मुद्रा के 2 दोष निम्नलिखित हैं। पहला है मूल्य ह्रास। जब सरकार अधिक मुद्रा जारी करती है तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। और विश्वसनीयता की कमी। अगर सरकार की विश्वसनीयता घटती है तो लोगों का विश्वास मुद्रा पर कम हो जाता है और इसका इस्तेमाल घट सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक आपको मिलेंगे। तो जितने भी प्रश्न है बता रहे हैं सारे आपको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं, उत्पादकों और बाजारों के व्यवसाय का अध्ययन करती है। इसके महत्वपूर्ण घटक निम्न है। पहला है मांग और आपूर्ति। इसमें लिखेंगे यह तत्व वस्त्रों और सेवाओं के मूल्य निर्धारण और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। मांग और आपूर्ति के संतुलन से बाजार मूल्य और मात्रा निर्धारित होती है। इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे उपभोक्ता व्यवहार। यह अध्ययन करता है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय के साथ किस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का चयन करते हैं। तीसरा है उत्पादक व्यवहार। इसमें उत्पादन प्रक्रिया, लागत और लाभ का ध्यान केंद्रित किया जाता है। उत्पादक यह निर्धारित करते हैं कि वे किस प्रकार और कितनी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन करेंगे। इसके बाद 4 नंबर है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, बाजार संरचना। इसमें विभिन्न प्रकार के बाजार जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार आदि की पहचान की जाती है और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो मांग की लोच वह माप है जो यह दर्शाता है कि कीमत में 1% बदलाव के परिणामस्वरूप मांग में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है या कई कारकों से प्रभावित होती है। पहला कारक है वस्तु का स्थानापन्न। यदि किसी वस्तु का अच्छा स्थानापन्न उपलब्ध है तो मांग अधिक लोचशील होती है। जैसे कोला और पेप्सी में स्थानापन्नता होने पर मूल्य वृद्धि पर मांग घट सकती है। दूसरा है आवश्यकता या विलासिता। आवश्यक वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती है जबकि विलासिता वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए दवाइयाँ और खाद्यान्न की मांग में ज़्यादा बदलाव नहीं होता। इसके बाद तीसरी हेडिंग है समय का कारक। लंबी अवधि में उपभोक्ताओं के पास विकल्प होते हैं जिससे मांग अधिक लोचदार होती है। संक्षिप्त अवधि में यह कम हो सकती है। चौथा है उपभोक्ताओं की आय। उच्च आय वाले उपभोक्ता कम लोचशील होते हैं क्योंकि वह मूल्य वृद्धि के बावजूद वस्तु की मांग बनाए रखते हैं। पांचवा है वस्तु का अनुपात। यदि वस्तु का मूल्य कुल खर्च का बड़ा हिस्सा है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है। इसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु का उपयोग। अगर वस्तु का उपयोग रोजमर्रा में होता है तो उसकी मांग
कम लोचदार होती है। 21 नंबर है उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका, उत्पादन फलन एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दिखाती है कि विभिन्न उत्पादन संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी और भूमि के संयोजन से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किस हद तक बढ़ सकता है। यह गणना करता है कि किन संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उत्पादन फलन को आमतौर पर एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उत्पादन क्यू को संसाधनों यल यानी श्रम कहते हैं, के को पूंजी कहते हैं, के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्यू बराबर यप यल के। इसके बाद आगे लिखेंगे, यहाँ पर यप एक कार्य है जो यह दर्शाता है कि संसाधनों के संयोजन से उत्पादन कैसे प्रभावित होता है। उत्पादन फलन को विश्लेषण करके यह समझा जा सकता है कि संसाधनों में वृद्धि के साथ उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी। उत्पादन फलन का उपयोग लागत, लाभ और अन्य आर्थिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन क्षमता और संसाधनों की दक्षता को मापने में मदद करता है। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण का महत्व बताइए। तो समष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है जो देश या क्षेत्र की समग्र आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक नीतियों का निर्धारण। इसमें लिखेंगे, समष्टिपरक विश्लेषण सरकारों और केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था की दिशा और स्थिरता बनाए रखने के लिए सही नीतियां बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण, बेरोजगारी घटाना। दूसरा है आर्थिक विकास का आकलन। यह समग्र आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय और विकास दर को मापने में मदद करता है जिससे विकास के टेंडर्स को समझा जा सकता है। तीसरा हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, व्यापार चक्र। समष्टिपरक विश्लेषण से यह जानने में मदद मिलती है कि अर्थव्यवस्था मंदी और विस्तार के दौरान किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है जिससे प्रभावी रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। चौथा है वित्तीय स्थिरता। यह अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे सार्वजनिक वित्त, बैंकों और मुद्रा आपूर्ति की स्थिरता का मूल्यांकन करता है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा के मूल्य संचय भंडार कार्य का महत्व समझाइए। तो मुद्रा का मूल्य संचय भंडार कार्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह मुद्रा को भविष्य में किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए संरक्षित और उपयोगी बनाता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व है बचत और निवेश। इसमें लिखेंगे, मुद्रा का मूल्य संचय भंडार कार्य यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता अपनी आय को बचाकर भविष्य में किसी आवश्यकता के लिए उपयोग कर सके, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए बचत। दूसरा है मूल्य स्थिरता। जब मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है तो लोग इसे भविष्य में किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए सुरक्षित रूप में रख सकते हैं बिना इसके मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव और के डर के। व्यापार में स्थिरता। मुद्रा के इस कार्य से व्यापारी और उपभोक्ता आर्थिक निर्णयों में सहज रहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि मुद्रा का भविष्य में मूल्य नहीं घटेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले हेडिंग है अर्थव्यवस्था में विश्वास। यह मुद्रा में विश्वास पैदा करता है जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास संभव होता है। इसके बाद सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां क्या हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां वह आय होती हैं जो सरकार को अपने सामान्य संचालन और योजनाओं के लिए प्राप्त होती हैं। यह आय मुख्यतः दो स्रोतों से आती है। पहला है कर राजस्व। यह सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के करों जैसे आयकर, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती हैं। कर राजस्व सरकार के मुख्य वित्तीय स्रोत होते हैं। दूसरा है गैर कर राजस्व। इसमें सरकार द्वारा प्राप्त आय शामिल होती है जैसे सरकारी संपत्तियों की बिक्री, ब्याज आय, फाइन और जुर्माना और विभिन्न सरकारी सेवाओं के शुल्क। इसके बाद अगली हेडिंग है, आगे लिखेंगे, राजस्व प्राप्तियां सरकार के खर्चों के लिए वित्तीय आधार प्रदान करती है जिससे वह अपने प्रशासनिक कार्य, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को चला सकती है। यह आय सरकार के ऋणों और अन्य वित्तीय दायित्वों को भी कम करने में मदद करती है। यहाँ पर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर 300 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे, तो इसको आप तैयार करेंगे। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र की सहायता से कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत के संबंधों को समझाइए। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु की विवेचना कीजिए अथवा राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि की विवेचना कीजिए। फिर 27 नंबर है, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण वीडियो की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नियंत्रण अथवा भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन के असंतुलन के क्या कारण हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।